Hello student, myself Dr. आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मोशन महा रिवीजन सीरीज के अगले भाग को लेकर। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले भाग में हमने चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू किया था और उसका पहला भाग पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने चैप्टर के शुरुआती हिस्से डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रिप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें कवर की थी। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। आज के भाग में हम चैप्टर के बाद वाला हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, जीन रेगुलेशन, फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारी बातों पर आज डिस्कशन करेंगे और वही क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन पार्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले और इस क्वेश्चन को किस थीम पर दिया गया है उसको भी समझते हैं। ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द एवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज आरएनए वर्ड। देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक बड़ी अच्छी बात कही है इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, और वो जो है वो दिया है आरएनए वर्ड का टर्म। आरएनए वर्ड इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में दी गई टर्म है और आरएनए वर्ड में थोड़ी बहुत बातें हमें इस चैप्टर के अंदर समझाई गई है। यहाँ पर हमने डीएनए और आरएनए और उनका कंपैरिजन पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि वास्तव में देखा जाए तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डीएनए, इट इज आरएनए। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में बात करें तो आरएनए वाज द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड और आरएनए ही पहला जेनेटिक मटीरियल भी था। ठीक है, और पहले आरएनए ही सारा काम करता था। हेरिडिटी मटीरियल का, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करना, उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना, करेक्टर बनाना और अगली जनरेशन में ट्रांसफर करना, सारा काम पहले आरएनए के पास ही था, यूं समझिए। लेकिन आरएनए के पास कुछ इस तरह की एक्टिविटीज थी कि इन सारे कामों को कर पाने में बड़ी दिक्कत होती थी। देखिए, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन, ये जो काम है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, बड़ा एक्टिवली काम करना पड़ता है। जबकि हेरिडिटी मटीरियल, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज और उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर, ये एक तरह का पैसिव वर्क है। अब डीएनए जो है केमिकली बड़ा रिएक्टिव है, कम स्टेबल है और इस वजह से हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं और अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होने लगेंगे तो बहुत रैपिड इवोल्यूशन होगा। इसीलिए बाद में इस चीज़ को सही करते हुए नेचर ने आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन किया और डीएनए में मेनली स्टेबिलिटी को फोकस किया गया। उसका स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड किया गया। इसमें शुगर चेंज की गई, राइबोज से डीऑक्सीराइबोज, जो कम रिएक्टिव है, ज़्यादा स्टेबल है। यूरेसिल की जगह थायमिन डाला गया, वो और स्टेबल है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये सारी जो चीज़ें की गई, इससे डीएनए, इसकी डिस्टेबिलिटी बढ़ी और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ। तो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए बाय सम केमिकल एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, बट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और अब भी यही कहा जाता है कि ठीक है, डीएनए बन गया, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर का काम डीएनए को दे दिया गया, लेकिन उसके अलावा सारा काम आज भी आरएनए के पास है और आज भी हमारा मेटाबॉलिक वर्ड आरएनए वर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और सारा का सारा जो मेटाबॉलिज्म है वो आरएनए के इर्द गिर्द ही डेवलप हुआ है। ठीक है, आरएनए को लेकर कई सारी चीजें हैं। आरएनए के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेल्स मेटाबॉलिज्म। सेल के मेटाबॉलिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, वो आरएनए करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आरएनए के अंदर और अगर बात करें तो आरएनए, इसके अंदर सेल्फ प्रोसेसिंग मिलती है। आरएनए जब बनता है ये अपनी प्रोसेसिंग खुद करता है और इसके लिए कभी भी ये किसी एंजाइम या प्रोटीन पर डिपेंड नहीं करता। और 1980 में आरएनए की एक ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई जिसके बाद हमें आरएनए की इंपॉर्टेंस और समझ में आई। आरएनए शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इट एक्ट एज एंजाइम। आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है और जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तो ये कहलाता है राइबोजाइम। और आप आरएनए देखिए अपने कई इंपॉर्टेंट काम खुद ही करता है। ठीक है, आरएनए में बाकी सब चीजें हैं, वो रिप्लिकेशन भी कर सकता है, उसमें म्यूटेशन भी हो सकता है, ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये एंजाइम की तरह काम करता है। तो जब आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, तो दो अमीनो एसिड को जोड़ने का जो काम है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन,
वो आरएनए खुद करता है, किसी एंजाइम से नहीं करवाता, और वहां वो आरएनए खुद एंजाइम की तरह काम करता है, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए अपनी प्रोसेसिंग भी खुद करता है। ये सब चीजें आगे आएंगी कि हम यूकैरियोट्स में देखते हैं कि जीन से पहले एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, तो यहाँ प्रोसेसिंग होती है। और आरएनए अपनी प्रोसेसिंग खुद करता है, स्प्लाइसिंग करता है, इंट्रॉन काट के निकालता है, एक्सोन जोड़ता है। ये सारे काम आरएनए एज ए एंजाइम करता है। और जब आरएनए में ये एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी देखी गई, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तभी हमें एक बात समझ में आई कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में देखा जाए तो आरएनए की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और पहले आरएनए का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद डीएनए आया है, और आज भी हमारा मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल वर्ड आरएनए वर्ड कहा जाता है। और साफ साफ कहा जाता है देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। ठीक है, आज भी आरएनए का डोमिनेंस दिखाई देता है। डीएनए अपनी जगह न्यूक्लियस में एक जगह फिक्स है, जो काम है ज्यादातर सारे आरएनए ही कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसी थीम पे दिया है कि थोड़ा सा हम आरएनए वर्ड को रिकॉल कर लें। तो क्यों आरएनए वर्ड कहते हैं? क्योंकि आज भी सेल के मेटाबॉलिज्म में आरएनए जो है डीएनए पर डोमिनेट करता हुआ दिखता है। पूरा हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, प्रोटीन सिंथेसिस, सब कुछ आरएनए के अकॉर्डिंग ही डेवलप हुआ है। आरएनए में सेल प्रोसेसिंग मिलता है, वो एंजाइम की तरह काम करता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, राइबोजाइम कहलाता है। ये सारी चीजें डीएनए में नहीं होती, और इसीलिए आरएनए वर्ड कहना सही भी लगता है। तो हमारा जो यहाँ है कि ऐसी कौन सी चीज 1980 में डिस्कवर हुई जिसकी वजह से इवोल्यूशन को आरएनए वर्ड कहा गया? तो इसमें देखिए एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सिंथेसाइज प्रोटीन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो हमें पहले से मालूम था। इन सम वायरस आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज ऑलरेडी नोन। इसकी वजह से आरएनए वर्ड नहीं कहा गया। आरएनए का डीएनए पर डोमिनेंस की जो बात आई और आरएनए वर्ड की बात आई, आरएनए हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, ये डिस्कवर हुआ राइबोजाइम एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ आरएनए राइबोजाइम की तरह काम करता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, तो 1980 के आसपास जो ये राइबोजाइम एक्टिविटी हमें डिस्कवर हुई, उसी के बाद से हम इवोल्यूशन के इस पार्ट को हम आरएनए वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आरएनए वर्ड का थोड़ा सा हिस्सा भी रिकॉल कर लीजिए। ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो पूछी जाती है हमसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के हिस्से में हमारा जो पार्ट है वो सेंट्रल डोग्मा के जीन एक्सप्रेशन वाले पार्ट में रहेगा। तो जीन एक्सप्रेशन, और उसकी पहली स्टेप होती है सेंट्रल डोग्मा में, जैसा बताया आपको, डीएनए से आरएनए बनना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, और एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे तरीके से डीएनए रिप्लिकेशन यानी रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को कंपेयर किया है। रिप्लिकेशन पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होता है और पूरे डीएनए की कॉपी होती है। दोनों स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बनता है और पूरा डीएनए कॉपी होता है। इसलिए स्टार्ट कहाँ होता है वो फिक्स रहता है, ओआरआई। मैं रिप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन एंड कहाँ होना है, जब डीएनए खत्म होगा तो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता। एंटायर डीएनए विल नॉट फॉर्म आरएनए। केवल डीएनए का वही हिस्सा आरएनए बनाता है जो जीन होता है, जहां हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है। केवल वही हिस्सा जो है बनाता है आरएनए, वो जीन कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन। तो हमें इतने लंबे डीएनए में अब हमें एक जगह स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कहां से शुरू करना आरएनए बनाना और कहां खत्म करना है, एक पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, एंटायर डीएनए का नहीं, पर्टिकुलर हिस्से का ही आरएनए बनेगा, पहली बात। दूसरा, फिर इन दो स्ट्रैंड में से भी किसी एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड पर ही हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है, दूसरा स्ट्रैंड तो खाली उसको पेयरिंग करता है। अब हम ये भी जानते हैं कि सारे न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, 5 to 3 डायरेक्शन में बनते हैं। तो इसका मतलब आरएनए भी 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। और अगर डीएनए के सामने आरएनए बना रहे कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन परफेक्टली आ जाए, तो इसका मतलब सामने आमने सामने दो स्ट्रैंड तभी आते हैं जब एंटी पैरेलल होते हैं। और आरएनए बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, तो हमें डीएनए का स्ट्रैंड, जो कि टेम्पलेट जिसको हम कहते हैं, वो रखना पड़ेगा 3 to 5। तो यानी कि डीएनए में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर हिस्सा रहेगा जिससे आरएनए बनेगा। ठीक है, और डीएनए का जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ठीक है, और उनमें भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और उसका भी डायरेक्शन होगा 3 to 5, क्योंकि आरएनए बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक कंसेप्ट आता है, वही मैंने डायग्राम एनसीईआरटी का दे रखा है। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझाने की कोशिश की गई। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है कि दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। ये मत कहना कि सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स आरएनए, ना, पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पूरे हिस्से से भी आरएनए नहीं बनता।
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। देखिए ए बी सी, आपको इसमें लेबलिंग करनी है, पहचानना है। तो ये जो एक बॉक्स बना रखा है ये तो 2 स्ट्रैंड डीएनए के बना रखे 3553, और ये जो ए पार्ट है ये होता है एक्चुअली प्रमोटर। ये क्या है? प्रमोटर। और ये बी पार्ट जो है ये टर्मिनेटर। मतलब कहां से शुरू करना है और कहां खत्म करना है, ये 2 हिस्से तो वो हैं। और इस प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच का जो ये हिस्सा रहता है ये है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये जो पार्ट होता है दैट इज जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ओके, तो ये पार्ट है पूरा। अब इसका मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज जब आएगा आरएनए सिंथेसिस के लिए तो वो प्रमोटर पर बाइंड करता है। प्रमोटर पर तो बाइंड करता है। और ये देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट लिखा हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का मतलब जीन का इनिशिएशन पॉइंट यहां है। ये जीन का इनिशिएशन पॉइंट है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। एंजाइम बाइंड होता है प्रमोटर पर, ठीक है, फिर वो थोड़ा मूव करके यहाँ इनिशिएशन पॉइंट पर आता है और फिर यहां से आरएनए बनाता है। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन है वहां से आरएनए बनता है और वो भी एक ही स्ट्रैंड से बनेगा। तो स्ट्रैंड का टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 3 to 5। आप प्रमोटर पर बैठे हैं, ये देखिए ये 3 to 5 है, तो ये वाला टेम्पलेट होगा। ये जो सी है ये क्या है? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। डी, ये जो दूसरा सामने वाला ये हो जाएगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने आरएनए सिंथेसिस होगा। इस तरह से 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए बनेगा, एमआरएनए व्हाटएवर। क्लियर? टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो नॉन टेम्पलेट होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरएनए पर जो कोडिंग हुई, आरएनए की सीक्वेंस और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि 5 to 3 वाला जो स्ट्रैंड है, दोनों की सीक्वेंस एक जैसी होती है, केवल थायमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में। ये बातें हम ट्रांसक्रिप्शन के पहले जरूर पढ़ते हैं। तो इसीलिए तो नॉन टेम्पलेट को कोडिंग कहा जाता है। और सेंस स्ट्रैंड, आरएनए पर जो कोडिंग सीक्वेंस है वो हमें नॉन टेम्पलेट पे दिखेगी। आरएनए का जो सेंस है वो नॉन टेम्पलेट पे दिखता है, तो वो कहलाता है आपका सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो नॉन टेम्पलेट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सेंस स्ट्रैंड, और इसी को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है यही क्या कहलाएगा? ये नॉन कोडिंग कहलाता है। ठीक है, या फिर एंटी सेंस कहलाएगा। ये कुछ जरूरी चीजें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, बाकी प्रमोटर है, टर्मिनेटर है। क्लियर? ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो हम रेफरेंस देते हैं इसको लेकर के भी एनसीईआरटी कुछ बात कहती है। रेफरेंसिंग हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे दी जाएगी। पूछा जाए प्रमोटर किस एंड की तरफ है तो कहना 5 एंड की तरफ, ये वाला एंड लिया जाएगा कोडिंग का, ये रूल है। ऐसे टर्मिनेटर की तरह तो थर्ड एंड की तरफ कहते हैं। अब क्योंकि एंड तो दोनों 3, 5 दोनों तरफ है, लेकिन जब हमें एंडिंग देनी होती है तो हम कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस बनाते हैं। ये हमने मेन मेड रूल है जो बना रखा है। मैंने इस डायग्राम में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की मेन चीजें आपको समझा दी। हमें ABCD पहचानना था, अब आराम से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ABCD पहचानेंगे तो क्या रहेगा? ए तो प्रमोटर है, ये देखो यहाँ भी प्रमोटर है और यहाँ भी प्रमोटर है। बी जो है वो बी टर्मिनेटर है, ये भी दोनों में दे रखा है, ठीक बात है। अब सी जो है, सी है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और डी जो है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो सी टेम्पलेट स्ट्रैंड ये रहा, और ये कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी ध्यान रखें कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है और इसकी कुछ मेन चीजें अपने को ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट लेते हैं। मैं जो ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन का जो कंपैरिजन कर रहा था उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ लिखा है वहीं से मैंने क्वेश्चन और उठाया। इफ बोथ स्ट्रैंड कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन देन व्हाट विल हैपन। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनने लग जाए तो क्या होगा? हमने कहा था एक ही स्ट्रैंड से बनता है। ठीक है, प्रमोटर वाली जगह से शुरू होता है और 3 to 5 वाले स्ट्रैंड के सामने बनता है। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन गया तो एनसीईआरटी यहाँ 2 ऑप्शन देती है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन गया तो वो आरएनए जो होगा वो अलग अलग कोडिंग अलग अलग सीक्वेंस का होगा और उससे 2 अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना तो उन दोनों आरएनए से 2 अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे और एक ही जीन 2 कैरेक्टर 2 प्रोटीन बनाने लग जाएगा, जो जेनेटिक स्पेसिफिसिटी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी चीज, ये दोनों आरएनए जो बने, प्रोटीन तो खैर बाद में बनाएंगे, पहले तो ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे। तो ऐसा भी संभव है कि दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बना
तो ये आरएनए दोनों एक दूसरे से पेयरिंग कर जाएंगे और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा न्यूक्लियस में, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूकैरियोट्स के अंदर तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब इससे हो सकता है प्रोटीन ही न बने। तो यहाँ दो संभावना है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना तो या तो दोनों स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो एक दूसरे से पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड होकर के खत्म हो जाएगा, और मान लो इससे प्रोटीन बना तो दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे, ये भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है और वो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है और उसका डायरेक्शन होगा 3 to 5। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो गए तो क्या होगा, द सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन, दो एक ही सेगमेंट से दो तरह के प्रोटीन बनने लग जाएंगे। देन 2 RNA will be produced simultaneously which are complementary of each other, ये भी बात सही है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिकल आरएनए, 2 आरएनए बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो डबल हेलिकल भी हो जाएंगे, तो ये तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अगर डीएनए के एक सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बना तो क्या क्या हो सकता है, वो चीज हमें ध्यान रखनी। ये एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया है, वहां भी पढ़ेगा, और उसी को हमने क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज काम आता है, और आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में ध्यान रखना एक टाइप का होता है, प्रोकैरियोट के अंदर ध्यान रखिएगा 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं 3 टाइप्स। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 कहा जाता है। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं जिनको हम आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और 3 कहते हैं, और ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के आरएनए सिंथेसिस करते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा आरएनए क्या बनाता है। ठीक है, एक तो सीक्वेंस ध्यान रखनी, आरएमटी, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, जिस सीक्वेंस में 1, 2, 3 लिखा है उसी सीक्वेंस में आरएमटी ध्यान रखना। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है, 2 वाला क्या बनाएगा, एमआरएनए, और 3 वाला टीआरएनए, आरएमटी। लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बातें और भी हैं, उसी को अपने को मैच करना। आरएनए पॉलीमरेज 1 मैंने जो बताया आरआरएनए बनाता है। अब यूकैरियोट में 4 टाइप के आरआरएनए, ये मैंने बताया भी था पिछले वाले पार्ट में, 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। यूकैरियोट के इन 4 टाइप के आरआरएनए में से 5S को छोड़कर बाकी 3 आरआरएनए आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है, लेकिन एक आरआरएनए नहीं बनाता, और वो है 5S आरआरएनए। तो अगर इसको मैं मैच करूंगा तो आरएनए पॉलीमरेज 1 के लिए तो ये हो जाएगा थर्ड वाला, 28S, 18S एंड 5.8S आरआरएनए। जो एक आरआरएनए बच गया ना 5S, वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है एमआरएनए। अब यूकैरियोट में डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता, पहले एचएनआरएनए बनता है और उसके बाद एमआरएनए बनता है, वहां स्प्लिट जीन होते हैं, आएगा भी हो। ठीक है, तो पॉलीमरेज सेकंड के लिए लिखा है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, इसको आप कह सकते हो एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए बनेगा और उसके बाद उससे एमआरएनए बन जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाएगा, तो ये आ जाएगा पहला वाला टीआरएनए, और 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए भी बनाएगा। एसएनआरएनए होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, छोटे छोटे आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोसेसिंग में काम आते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा। और बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज मतलब प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, वही सारे टाइप के आरएनए बना देता है एक ही। तो ये आएगा यहाँ पर सेकंड से, इसको मैच करेंगे कि ट्रांसक्रिप्ट ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। समझ में आ गई बात। तो तीनों तरह के आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के और प्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज का क्या क्या फंक्शन है, इस मैच द कॉलम के इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन कॉलम मैच करें तो देखो क्या आएगा, ए वाला 3 आ रहा है, तो ए में 3 दो जगह दिख रहा है अपने को, ये और ये। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो 4 आ रहा है, सेकंड में 4, बी में 4, ये एक ही आ रहा है, और ये सी का 1 भी आ ही रहा है। बिल्कुल ठीक है, इनके आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर। समझ गए। और आरएनए पॉलीमरेज के टाइप और उनके काम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगर डीएनए के एक सेगमेंट के सामने अगर आरएनए बनता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन खूब मिलेंगे। तो डीएनए की सीक्वेंस दे रखी है और पूछा जाएगा आरएनए की सीक्वेंस बताओ। ठीक है, ऐसे में कई बार लोगों से छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि अगर आपको डीएनए की सीक्वेंस दे रखी है और आरएनए की बनानी है, तो अपन वैसे तो जानते हैं कि डीएनए से आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि डीएनए की कौन सा स्ट्रैंड दिया हुआ है। अब ये चीज में गड़बड़ हो जाती है,
तो अगर आपको डीएनए का ये ध्यान रखना कि अगर आपको 3 to 5 स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी है तो आप जो आरएनए बनाएगा, आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगी। ये क्लियर ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में डीएनए 3 to 5 स्ट्रैंड का दिया है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग, तो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनाना, ए के सामने यू, टी की जगह यू भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, डीएनए की अगर आपको क्वेश्चन में 5 to 3 स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी है तो 5 to 3 सीक्वेंस होता है नॉन टेम्पलेट, मतलब कोडिंग सीक्वेंस। और डीएनए के 5 to 3 स्ट्रैंड की सीक्वेंस तो आरएनए से बिल्कुल सेम रहेगी, केवल थायमिन की जगह यूरेसिल। और यही गलती कर जाते हैं, हम एंड नहीं देखते। यहां अगर आप करोगे तो यहां जो आरएनए बनेगा वो आरएनए आएगा सेम सीक्वेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, U इन प्लेस ऑफ T, केवल आपको T की जगह U लाना है और कुछ नहीं करना है। अब आप क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन डीएनए सीगमेंट। अब ये आपको देखो, यहीं पहले दे रखा है ये 5 एंड और ये 3 एंड, और लिख भी रहा है ये कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये जो पूरी सीक्वेंस दी है ये 5 to 3 कोडिंग सीक्वेंस दी है। और मैंने क्या कहा, 5 to 3 हो तो आरएनए की सीक्वेंस भी सेम रहेगी, बस टी की जगह यू कर देना। अब जैसे देखो, पहला है GCA, है ना, तो यही आना चाहिए। और आरएनए तो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, तो 3 to 5 तो खैर हटा ही दो, एक ऑप्शन तो आपका यही कैंसिल हो गया। अब GCA आना चाहिए, देखो GCA इधर भी है, ये CGU है, ये भी नहीं होगा, GCA यहां भी है। अगला जो आ रहा है वो TTCG। अब T और T की जगह क्या करना है, U, बस T की जगह U करना है, तो ये UUCG, ये देखो यहाँ TT आ गया, आरएनए में तो T आएगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया, अपने आप ही आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। इसमें पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो कौन से डायरेक्शन वाला है। ये तो यहाँ लिख दिया इन्होंने कोडिंग, नहीं तो कोडिंग भी नहीं लिखा था, खाली 5 to 3 लिख के छोड़ देंगे। तो अपन देख लें 5 to 3 है, इसका मतलब सेम सीक्वेंस लेनी है, 3 to 5 है तो कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, दैट्स ऑल। ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हुए आरएनए की सीक्वेंस बनानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब वही ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जनरल इंफॉर्मेशन की हैं, हमारे काम की भी है, ध्यान भी रखना है। नाउ द कोडिंग डीएनए सीक्वेंस ऑफ जीन आर कॉल्ड एक्सॉन एंड इंटरमाइनिंग नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस आर कॉल्ड इंट्रॉन। आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट के अंदर होते हैं स्प्लिट जीन, ठीक है, स्प्लिट जीन होते हैं, और ये यूकैरियोट का फीचर है, प्रोकैरियोट में नहीं होते। स्प्लिट जीन के अंदर जो जीन होता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन के ऑल्टरनेट पैचेस होते हैं। इसमें जो कोडिंग सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है वो एक्सॉन होता है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इंटरमाइनिंग बीच बीच में बेकार सीक्वेंस है, उनको इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये तो वैसे भी स्प्लिट जीन के बारे में अपने को ध्यान रखना ही है। नाउ टेमिन एंड बाल्टीमोर रिपोर्टेड द रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डोग्मा। टेमिन बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी की थी SV40 वायरस में, ठीक है। और इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर किया था कुछ वायरस के अंदर, और इन्होंने सेंट्रल डोग्मा रिवर्स दिया था, और उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, इसको टेमिनिज्म भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका, पहला वाला, और दूसरा वाला भी सही है। नाउ हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसको बोलते हैं HNRNA शॉर्ट में। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या HNRNA आर द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल विच कैरी अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पहली बात तो ये अमीनो एसिड लेके भी नहीं जाते, और स्मॉलेस्ट भी नहीं, तो बहुत लंबे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये HNRNA के लिए सही चीज नहीं, ठीक है। अमीनो एसिड कैरी करने का काम tRNA का होता है, HNRNA का नहीं होता, और HNRNA बड़ा अनस्टेबल और काफी लंबा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रैंड इज बीइंग कॉपीड इनटू आरएनए। यस, ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डीएनए काम नहीं आता, ये मैं बताता आ रहा हूं। डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, और उस सेगमेंट का भी केवल एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, हमेशा ध्यान रखना। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, सी वाला करेक्ट। HNRNA एक अनस्टेबल आरएनए है, जिसकी प्रोसेसिंग करके उसको mRNA में बदला जाएगा, क्योंकि ये जो स्प्लिट जीन है इससे जो बनेगा वो HNRNA ही बनता है पहले, ठीक है। इस HNRNA में फिर प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद फिर बनता है mRNA। यूकैरियोट्स के अंदर ये चीज मिलेगी, प्रोकैरियोट में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन होते ही नहीं, ठीक है। तो ये HNRNA और HNRNA से mRNA, ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखनी। इसी से रिलेटेड
हम अगला एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने उसी प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही बताया। इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये वही एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, और इसमें देखो 3 स्टेप होती है, एक होती कैपिंग, एक टेलिंग और एक स्प्लाइसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये जो प्रोसेसिंग है जिसके अंदर एचएनआरएनए को अपन यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियस में, ये प्रोसेसिंग की 3 स्टेप्स होती हैं, ध्यान रखनी है। ये 3 स्टेप्स होती हैं। एक तो होती है कैपिंग, कैपिंग एट 5 एंड। 5 एंड पर कैपिंग होती है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप लगाई जाती है। और एक होता है टेलिंग, ठीक है, ये होती है 3rd एंड पर। तीसरे एंड पर एक टेल लगाई जाती है, एडेनिन की लॉन्ग टेल, एडेनिन चेन लगाई जाएगी। और ये जो कैपिंग और टेलिंग होती है ये आरएनए को स्टेबलाइज करती है। 5वें सिरे पर कैप, तीसरे सिरे पर एडेनिन की लंबी सी टेल, और उसके बाद में है स्प्लाइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, स्प्लाइसिंग जो है वो है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ये मेन काम है जिसमें इंट्रॉन रिमूव किए जाएंगे, एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, और एक्सॉन को ज्वाइन करेंगे तब जाकर के पूरा एमआरएनए बनेगा। तो प्रोसेसिंग में 3 स्टेप होती है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी भी डायग्राम से इसको समझा रही है, आएगा भी। ये पूछ रहा है टेलिंग के बारे में, क्वेश्चन क्या है, कॉल्ड टेलिंग। तो टेलिंग के अंदर क्या हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, रेसिड्यू आर एडेड एट द विच एंड। तो पहली बात तो क्या ऐड करते हैं, एडेनिन की लॉन्ग टेल, तो एडिनाइलेट हो गया। कौन से एंड पर, तो ये 3rd एंड पर आता है हमेशा, 3rd एंड पर, और ये एडेनिन चेन ऐड की जाती है। तो एडिनाइलेट एट 3rd एंड, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एडिनाइलेट और 3rd एंड, ये सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में, टेलिंग में, जिसको पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं, तो एडेनिन की लंबी सी चेन ऐड की जाती है, 200 to 300 एडेनिन हो सकते हैं, और 3rd एंड पर करते हैं। बाकी 5th एंड पर एक कैप लगाते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन की, और बाकी स्प्लाइसिंग करते हैं। इन सबको डायग्राम से भी शो किया गया। एनसीईआरटी के अंदर भी आपको एक ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग का डायग्राम दिया जाएगा, और वही डायग्राम मैंने यहाँ दिखा रखा आपको इस अगले क्वेश्चन। देखो ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसके अंदर आप देखो ये स्प्लिट जीन है, वास्तव में ये यूकैरियोट का केस है। तो ये जो स्प्लिट जीन का ये जो पार्ट है, ये एक्चुअल में यूकैरियोट का ये स्प्लिट जीन है। अब अपने को दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये क्या थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, नहीं तो अदरवाइज देखो यहाँ पर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये थोड़ा डार्क है, ये डार्क हिस्सा है, ये डार्क हिस्सा है, और बीच बीच में लाइट है। ठीक है, अब यहाँ ए में लिख रखा है कैप, तो सबसे पहले तो यहाँ कैप जुड़ेगी 5th एंड पर, ये कैपिंग हो गई। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो ये जो है, ये एक्सोन इंट्रोन अल्टरनेट, ये जो लाइट डार्क बना, ये एक्सोन इंट्रोन है, ये एमआरएनए नहीं है। एनसीईआरटी में भी गड़बड़ी है, इस जगह वास्तव में क्या होना चाहिए, एचएनआरएनए। तो एनसीईआरटी में भी हमें ये करेक्शन करना होता है कि ये तो वास्तव में एचएनआरएनए है, इसमें इंट्रोन एक्सोन सारे हैं। तो ये एक स्टेप हुई। इसके बाद अगली स्टेप ये होती है, इसके अंदर आप देखो ये जो इंट्रोन है, इसको ये लूप की तरह बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, और ये राइबोजाइम एक्टिविटी आरएनए करता है। तो बी वाला जो पार्ट है ये स्प्लाइसिंग है, और ये स्प्लाइसिंग कौन करता है, एसएनआरएनपी। एसएनआरएनपी ये बनाता है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, उससे स्प्लाइसिंग होती है। ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स एसएनआरएनपी, ये राइबोजाइम का काम है। और एक ये सी दे रखा है यहाँ पर, ये 3rd एंड पर जो सी है, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ टेल लगाई गई है, टेलिंग, पॉली एडेनिन की टेल है ये। और ये स्प्लाइसिंग होने के बाद ये फाइनली जो बनेगा ये एमआरएनए बनेगा। मतलब पूरी प्रोसेसिंग, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग तीनों काम एक साथ होते हैं, और वही दिखा रखे हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग का काम एसएनआरएनए करता है, एसएनआरएनपी होता है, वो भी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। और जब ये आके आरएनए पर बाइंड करता है, एचएनआरएनए पर, तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर ये इंट्रोन को एक लूप के फॉर्म में काट के निकाल देता है। स्प्लाइसिंग का काम आरएनए खुद करता है, ये राइबोजाइम एक्टिविटी है। और टेलिंग है जिसके अंदर पॉली एडेनिन की टेल लगती है 3rd एंड पर। तो ये पूरा पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपको केवल ए बी सी की लेबलिंग करनी है। अब ए जो है ये कैपिंग है, ठीक है, बी जो है वो स्प्लाइसिंग है, और सी जो है वो
टेलिंग है या पॉलीएडिनाइलेशन है। तो ए कैपिंग हो गई, बी स्प्लाइसिंग और सी पॉलीएडिनाइलेशन है। तो हमें तो पहला ही आंसर सही लग रहा है, और बाकी भी चेक कर लो। सी कैपिंग है ही नहीं, गलत। ए कैपिंग है और बी पॉलीएडिनाइलेशन, ये गलत है। और ए आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं होगा, आंसर भी पहला ही होगा। और इस डायग्राम, एनसीईआरटी के इस डायग्राम में पूरी प्रोसेसिंग भी साथ साथ दिख रही है, यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को लेकर के कुछ और चीजें, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जरा उसको पढ़ें और अपने कुछ कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस। सारे करेक्ट निकालने अपने को। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। हाँ, अब बैक्टीरिया में क्या होता है, देखो न्यूक्लियस नहीं है, तो वहां क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए होता, वहां एचएनआरएनए भी नहीं बनता, तो प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं है। तो बैक्टीरिया में तो ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बना, वो एमआरएनए होता है, और सीधा ट्रांसलेशन शुरू। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, एमआरएनए बन ही रहा है अभी, तो एमआरएनए का 5 एंड तो फ्री हो जाता है, और वो अभी बन ही रहा है एंड में, उधर राइबोसोम आके लग जाते हो, ट्रांसलेशन शुरू। तो थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि ट्रांसलेशन भी चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का एंड हो रहा होता है और ट्रांसलेशन का स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों प्रोसेस कपल्ड है, साथ साथ दिखते भी हैं। वहां पर सारा काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट में पहली बात तो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, तो वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर के आरएनए को बाहर लाना पड़ेगा, तो इमीडिएट तुरंत तो हो नहीं सकता। इसमें यूकैरियोट्स में फिर वो एचएनआरएनए और बनता है, तो प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। तो यूकैरियोट में कभी भी ये बैक टू बैक नहीं होते हैं, ध्यान रखना। नाउ द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट एन एडवांस फीचर ऑफ जीनोम। नहीं, ये गलत है, एडवांस फीचर नहीं है, ये तो प्रिमिटिव फीचर है। स्प्लिट जीन इज अ प्रिमिटिव फीचर बिकॉज क्यों प्रिमिटिव कह रहे हैं, पहले तो हमें भी लगा था एडवांस है, लेकिन स्प्लिट जीन का ये अरेंजमेंट, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन, याद रखना, इट इज ऑल्सो फाउंड इन आर्कीबैक्टीरिया। क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में भी स्प्लिट जीन मिलते हैं और यूकैरियोट में भी मिलते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। मतलब इस एक कैरेक्टर के मामले में कह सकते हो कि प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट से ज्यादा एडवांस। प्रोकैरियोट के अंदर तो एडवांसमेंट आ गया कि वो स्प्लिट जीन हट गए, नॉर्मल जीन आ गए, और यूकैरियोट्स अभी भी स्प्लिट जीन लेके बैठे। तो स्प्लिट जीन का ये अरेंजमेंट चूंकि आर्कीबैक्टीरिया में भी मिलता है, इट इज कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव फीचर, नॉट एडवांस फीचर। ठीक है, ध्यान रखना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। यस, स्प्लाइसिंग जब से डिस्कवर हुई तभी तो हमें आरएनए का मेटाबॉलिज्म में डोमिनेंस पता भी चला। ये बात बिल्कुल सही, मैंने आरएनए वर्ड में शुरू में बताया। नाउ एक और चीज, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इन स्प्लिट जीन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी का क्या मतलब है? रेमिनिसेंट का मतलब है रिमेन्स, बचा कुचा। ठीक है, एंटीक्विटी का मतलब है पुरानी चीज, एंटीक आइटम कहते हैं ना, पुराना। तो क्या स्प्लिट जीन होना यूकैरियोट के जीनोम में कुछ पुराने कैरेक्टर का बचा कुचा, मतलब पुराना प्रिमिटिव फॉर्म है? तो बिल्कुल सही है। तो ये चीज जो मैं अभी प्रिमिटिव फीचर बता रहा हूं उसी के इस बेस पर बिल्कुल सही है। स्प्लिट जीन इज ए रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, दे आर रिमेन्स ऑफ सम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में भी मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा अपने को, करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए देख लो अपना। 4 में से केवल एक बी है वो रॉन्ग है, ए, सी और डी करेक्ट है। ए, सी, डी किस ऑप्शन में आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ए, सी, डी ये सी वाले में आ रहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है, सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है और यूजफुल भी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला पार्ट लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पर ही एक और क्वेश्चन, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए दिया है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड, हमने अभी भी कहा है प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हुआ है। तो इवॉल्व अराउंड आरएनए है ये। अब अपने को उस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आरएनए आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है पहली बात तो कि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, आरएनए वर्ड जो हम कह रहे हैं, आरएनए डोमिनेंस की जो हम बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बात आ रही है कि ये जो है आरएनए के साथ साथ ही इवॉल्व हुआ है। अब आरएनए वास्तव में क्या है, तो इट इज पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ठीक है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जब आरएनए बनता है
तो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं और लगते समय 2 फास्फेट हटाए जाते हैं, जैसे डीएनए रिप्लिकेशन बताया था उसी तरह से। तो ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी, ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इनको कंबाइंडली क्या कह सकते हैं, ये कहलाते हैं एनटीपी। ये क्या कहलाते हैं, एनटीपी, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, सॉरी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। जब भी आरएनए बनता है तो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में न्यूक्लियोसाइड आएंगे और वो पॉलीमराइज होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर एनटीपी अगर मैं ये कहता हूं, डीएनए के साथ साथ तो इवॉल्व हुआ ही नहीं, आरएनए से हुआ है। आंसर तो आरएनए दिया नहीं है। पॉलीमर एनटीपी जो होता है ये आरएनए ही है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है उनका पॉलीमर है। प्रोटीन एंजाइम जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और डीएनटीपी, अच्छा एनटीपी और डीएनटीपी में ध्यान रखना, एनटीपी से क्या बनता है, आरएनए, और डीएनटीपी की पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, डीएनए बनता है। स्मॉल डी लगा दिया मतलब डीऑक्सी, डीएनए बनता है। तो जो डीएटीपी, इसके अंदर कौन से आते हैं, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी, इनको कलेक्टिवली अपन कहते हैं डीएनटीपी और ये कहलाते हैं एनटीपी। मतलब न्यूक्लियोटाइड जो यूज होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होंगे और राइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, तो आरएनए बनेगा, उनको एनटीपीज कहा जाएगा। और स्मॉल डी और एनटीपी लिखा डीएनटीपी, तो वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और वो डीएनए बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी अकॉर्डिंग टू द आरएनए वर्ड एंड आरएनए डोमिनेंस, इट इवॉल्व अराउंड आरएनए एंड आरएनए हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए के साथ साथ ही पूरा इवोल्यूशन हुआ है, तो यहाँ आरएनए आंसर आएगा। आरएनए नहीं दिया है तो हम करेंगे पॉलीमर एनटीपी। डीएनटीपी नहीं करेंगे, डीएनटीपी पॉलीमर तो डीएनए हो जाता है, डीएनए के साथ नहीं, आरएनए के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन हुआ है। ये वही आरएनए वर्ड का ही क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। अब हम जेनेटिक कोड पर आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसिंग के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जेनेटिक कोड पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कोड के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है। 1 कोडोन कोड्स ओनली 1 अमीनो एसिड। ठीक है, अपने को स्टेटमेंट रीड करने पहले तो एक कोडोन हमेशा एक अमीनो एसिड कोड करता है। ठीक है, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। देन सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसेस इन डीएनए और mRNA corresponds to the amino acid sequence in polypeptide. ठीक है, give suitable term for the characteristic of genetic code as per the above statement. हमें जेनेटिक कोड की 3 प्रॉपर्टी दे रखी है। अब इन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं वो टर्म देनी है अपने को। एक कोडोन एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोड करता है, एक ही कोडोन से एक से ज्यादा अमीनो एसिड कोड नहीं होते हैं, कोड्स आर वेरी स्पेसिफिक, इसको कहेंगे नॉन एम्बिगुअस। ये जेनेटिक कोड की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, नॉन एम्बिगुअस। कोड्स आर नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर कोड अपना एक फिक्स अमीनो एसिड कोड करता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, और वो है जीयूजी। जीयूजी वैसे वैलिन कोड करता है लेकिन कभी पहले नंबर पर आ जाता है तो मिथ्योनिन कोड करता है, बस ये एक रेयर एक्सेप्शन है, और सिर्फ जीयूजी, और वो भी फर्स्ट पोजीशन पर ही। अगर जीयूजी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए तो फिर वो मिथ्योनिन कोड करता है, इसलिए जीयूजी को एम्बिगुअस कोड कहते हैं। उसके अलावा सारे नॉन एम्बिगुअस होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोड। अब कोड टोटल है 64 और अमीनो एसिड 20। 64 में से 3 स्टॉप कोड निकाल दो, 61 बचे। 61 कोड और 20 अमीनो एसिड कोड करने हैं तो एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होंगे, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डीजेनरेसी। ये दोनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 कोड ऑलवेज कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, नॉन एम्बिगुअस। 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोड, डीजेनरेसी। दोनों चीज रिवर्स से ध्यान रखनी है। और डीएनए और एमआरएनए में जिस सीक्वेंस में ट्रिपलेट कोड हैं उसी सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड आते हैं, ये कहलाता है कोलिनियरिटी। इसको क्या कहेंगे, कोलिनियरिटी। बिल्कुल लीनियर अरेंजमेंट रहता है, कोलिनियरिटी। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज। तो अपना को ये ध्यान रखना, 1 वाला किस में आना चाहिए, नॉन एम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस में 1 यहाँ और यहाँ पर है। फिर डीजेनरेसी सेकंड में है तो सेकंड में डीजेनरेसी इस जगह पर है, और फर्स्ट वाला कोलिनियरिटी आगे, कोलिनियरिटी तो इधर आएगा, ये नहीं, और डीजेनरेसी यहाँ। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 11 का 3।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। डीजनरेसी, नॉन एम्बिगुएसी और कोलिनियरिटी, 3 प्रॉपर्टीज जेनेटिक कोड की। और क्या ये प्रॉपर्टीज है, बड़ा कॉमन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बार बार इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमीनो एसिड जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ और स्टेटमेंट है, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अमीनो एसिड मे हैव मोर देन 1 कोड। अब अपने को करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें। तो अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, अभी मैंने बात बताई डीजेनरेसी, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल अमीनो एसिड हैव मोर देन 1 कोड, क्या सारे अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड रखते हैं? नहीं। ध्यान रखना, 2 अमीनो एसिड हैं, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, दे हैव सिंगल कोड। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये जो दोनों हैं दे हैव सिंगल कोड, तो इनके एक एक कोडोन ही होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। कोडोन्स आर कॉमन फॉर हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, कोड्स आर यूनिवर्सल, तो ये बात बिल्कुल सही है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, हायर लोअर प्रोकैरियोट यूकैरियोट सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल होते हैं। कोड्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत, क्यों नहीं होंगे भाई, प्रोकैरियोट में भी होते हैं। तो क्या क्या सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड और 4 गलत। अपना करेक्ट ऑप्शन चाहिए तो 1 एंड 3 आर करेक्ट, ये आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब कोड के डायरेक्शन को लेकर के मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट टीआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? टीआरएनए पर होते हैं एंटीकोडोन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए पर जो कोड होते हैं ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में लिखे जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट टीआरएनए मतलब फर्स्ट कोड, तो फर्स्ट कोड कौन सा होता है? इनिशिएशन कोडोन, फर्स्ट कोड होता है AUG। तो AUG फर्स्ट कोड है और ये किस डायरेक्शन में लिखा है? 5 to 3। तो जो टीआरएनए इसके ऊपर आएगा, तो ये ध्यान रखना, टीआरएनए में जो एंटी कोडोन होते हैं, टीआरएनए के जो एंटी कोडोन होते हैं वो हमेशा 3 to 5 लिखे जाएंगे, तभी तो आमने सामने आएंगे। एंटी कोडोन 3 to 5 होंगे। मतलब अगर मैं इसके सामने अगर टीआरएनए खड़ा करता हूं और ये मिथियोनिन लेकर आया, तो यहां पर क्या आएगा? UAC, और ये UAC का डायरेक्शन क्या रहेगा? 3 and 5 है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि एंटी कोडोन आना चाहिए, तो टीआरएनए पर फर्स्ट टीआरएनए में क्या एंटी कोडोन आएगा? UAC आएगा, AUG का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। अब UAC आप देखो, AUG तो हटाई दो, AUG तो कोड है, एंटी कोडोन, अब टीआरएनए पे तो एंटी कोडोन होंगे ना, तो UAC यहां भी दे रखा है, UAC यहां भी दे रखा है। अब UAC यहां दे रखा है 3 to 5, क्योंकि इसके सामने AUG होगा वो 5 to 3 होगा, ये तो मैच हो जाएगा। अब ये भी अगर आप 5 to 3 रखोगे, इधर 5 हैंड इधर 3 हैंड, ये पॉसिबल नहीं है। 5 to 3 ही एमआरएनए का कोड और 5 to 3 टीआरएनए का एंटी कोडोन आमने सामने आएंगे ही नहीं, एंटी पैरेलल चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आंसर यहां भी क्या होगा? 3, और टीआरएनए के एंटी कोडोन को 3 to 5 लिखते हैं, ये 3 to 5 डायरेक्शन में होते हैं और कोड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होते हैं। तो कोडोन और एंटी कोडोन के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। एमआरएनए 5 to 3 चलता है, तो 5 to 3 कोड लिखे हुए हैं। तो टीआरएनए में जब भी आप एंटी कोडोन लिखोगे तो 3 to 5 लिखना, जैसे ये मैंने आंसर बता रखा, ये 3rd हैंड और ये 5 हैंड, ये सही होगा। तो कोडोन और एंटी कोडोन को आमने सामने पेयरिंग तभी होगी जब ये एंटी पैरेलल अपोजिट एंड पर होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से हो रहा है इसकी सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है, और इसको अपने को सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, एक स्टोरी की तरह ध्यान देना चाहिए। कोडोन एंटी कोडोन रिएक्शन बिटवीन एमआरएनए एंड अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ओके। चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, देन उसके बाद अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू द एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, फिर लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन।
ये कुछ 5-6 स्टेप दे रखी हैं, अपने को सही सीक्वेंस अरेंज करनी है। देखो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना तो शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले mRNA और राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आकर के जुड़ती है, यहां से शुरू होता है। mRNA और स्मॉलर यूनिट जुड़ती है, उसके बाद फर्स्ट tRNA मेथियोनिन वाला आकर जुड़ता है और फिर राइबोसोम की बड़ी यूनिट ऊपर से लगती है और इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले स्मॉलर यूनिट और mRNA जुड़े, फिर tRNA मेथियोनिन लेकर आया वो जुड़ा, उसके बाद लार्जर यूनिट आकर जुड़ी, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला एक और tRNA, ये पी साइट पे आता, अगला वाला ए साइट में आएगा। उसके बाद पी साइट वाले अमीनो एसिड को ए साइट पर ले जाकर इन दोनों को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं, एडजेसेंट अमीनो एसिड, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। राइबोसोम आगे बढ़ना ट्रांसलोकेशन कहलाता है और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है। ठीक है, एक सीक्वेंस प्रॉपर आनी चाहिए। तो अब हम इसमें अगर देखें, इसमें अपने को सारी स्टेप तो नहीं दी है, जितनी दी है उनको अपन सही सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या चीज आई, सबसे पहला काम होता है टीआरएनए पर अमीनो एसिड लगाना, अमीनो एसिड को एक्टिव करना और उसको टीआरएनए पर लगाना, इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। मतलब ये हमारा पहली स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये लगा, अब उसके बाद में क्या होगा, ये टीआरएनए तैयार हो गया। अब ये टीआरएनए राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट से आकर जुड़ेगा। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए, एक तरफ तो टीआरएनए तैयार हो गया, अब एमआरएनए जो न्यूक्लियस से आया वो एमआरएनए और राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट कंबाइंड होगी। क्योंकि देखो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन और टीआरएनए को तैयार करना ये पैरेलल काम होता है। ठीक है, और जब पॉलीपेप्टाइड बनने लगती है तो सबसे पहला काम होता है एमआरएनए और स्मॉलर यूनिट वो कंबाइंड होगी। तो इधर ये पहला काम हो रहा है, इसी के साथ साथ में ये दूसरा काम अभी होगा कि ये दोनों अटैच होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एमआरएनए और स्मॉलर यूनिट जुड़ी, उसके बाद फर्स्ट टीआरएनए आकर जुड़ता है। तो ये रहा कोडोन एंटीकोडोन रिएक्शन बिटवीन एमआरएनए एंड अमीनो एसिड टीआरएनए, ये होगा अगला काम। ठीक है, तो टीआरएनए की चार्जिंग एक तरफ हुई, एक तरफ एमआरएनए और स्मॉलर यूनिट कंबाइंड हुए। अब उसके बाद ये टीआरएनए, फर्स्ट टीआरएनए आकर कहां जुड़ेगा, एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स पर जुड़ेगा। अब उसके बाद लार्जर यूनिट जुड़ेगी, तो ये हमारी चौथी स्टेप हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आने वाला जो टीआरएनए उसके अमीनो एसिड से अमीनो एसिड जोड़ेंगे, तो ये हमारा 5वां स्टेप हो गया और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड तो लास्ट में रहना ही है। इस तरह से अरेंजमेंट होगा। थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट स्टेप में आना चाहिए। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो ये देखो थर्ड ये रहा, ये तो फिफ्थ, तो एक तो हटा ही दो। थर्ड के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड, थर्ड के बाद सेकंड, उसके बाद में फिर फर्स्ट, उसके बाद में ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब हमारा लास्ट डी आंसर होगा। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन के पूरे प्रोसेस की सीक्वेंस आनी चाहिए। किस सीक्वेंस में प्रोसेस होता है, वही है टीआरएनए, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये पैरेलल वर्क है, ये अपनी जगह हो रहा है। उसके बाद एमआरएनए जो बन के आया राइबोसोम न्यूक्लियस से, वो राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट से जुड़ता है। फिर उसके ऊपर टीआरएनए, फर्स्ट इनिशिएशन कोडोन का टीआरएनए आकर जुड़ता है, फिर लार्जर यूनिट जुड़ती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद फिर एक एक करके टीआरएनए आते रहते हैं और अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है और राइबोसोम एमआरएनए पर आगे बढ़ता जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग इन सीक्वेंस को अरेंज करना है। इसका आंसर लास्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला है, ये भी ट्रांसलेशन का एक डायग्राम है। रेफर द डायग्राम विच शोन इन द सिंथेसिस ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम है, राइबोसोम, एमआरएनए और सब दे रखा है, इसको जरा समझते हैं पहले। तो फिर क्या लिखा हुआ है, which of the following is the first part of the protein molecule that would be translated from mRNA2। अपने को यहाँ दो mRNA दे रखा है, mRNA1 और mRNA2 दे रखा है, दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा समझो इस डायग्राम को, इसमें कई बार बेवजह कंफ्यूज होते हैं। ये ट्रांसलेशन को समझाने का तरीका है। और देखो ये राइबोसोम mRNA1 पर चल रहा है और ये यहां से स्टार्ट हुआ होगा और चलते चलते यहां तक पहुंच गया। और इसने क्या किया, देखो टीआरएनए आ रहे हैं, अमीनो एसिड लेके आ रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, टीआरएनए और अमीनो एसिड जुड़ करके ये चेन बन गई। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये AA1 लिखा है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक एक करके आ रहे हैं। और ये राइबोसोम यहां से चला होगा, तो अपन कोड बनाए अगर इसके, तो इसके अपन कोड बनाते हैं। देखो तो ये पहले GAC ये एक कोड बना, फिर GUC ये दूसरा कोड बना, फिर GUC के बाद CCU एक और कोड बन गया, ये
CCU के बाद AAG का ये एक कोड बन गया, फिर CUG का एक और कोड UCC, CAG और GAA। ऐसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पूछ रहा है कि आपको बना तो रखा है mRNA 1 का पॉलीपेप्टाइड, कि राइबोसोम mRNA 1 पर चला और ये पॉलीपेप्टाइड बनाया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है वो जब mRNA 2 पर चलेगा तो किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जोड़ेगा, ठीक है। तो mRNA 2 का अगर वो ट्रांसलेशन करेगा तो किस सीक्वेंस में जोड़ेगा, तो पहले अपन ने mRNA 1 के कोड बना लिए। अब देखो ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, ये हो गए और 8 ही अमीनो एसिड आए हैं। अब अपन को पता चल गया कि कौन से कोड से कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है। देखो GAC से अमीनो एसिड 1 आ रहा है, मतलब अमीनो एसिड 1 किससे आएगा, GAC के सामने आएगा, ऐसे मैच करना है। अब आप देखो mRNA 2 में सबसे पहला कोड क्या है, GAA। GAA क्या ऊपर वाले में है, तो ये देखो लास्ट में दिख रहा है GAA, ये रहा, और ये 8वें नंबर का अमीनो एसिड है। यानी कि mRNA 2 की जब पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो पहले नंबर पर कौन आएगा, AA8 आएगा। यहां पर कौन आएगा सबसे पहले, AA8 आएगा, 8th नंबर का आएगा AA8, क्योंकि यहां पर GAA। फिर उसके बाद CUG है अगला कोड। अब CUG आप ढूंढ लीजिए कहां है इसके अंदर, देखो GUC, CCU, ये रहा CUG 5th नंबर का है। तो इसके बाद अगला जो जुड़ेगा वो AA 5th जुड़ेगा। फिर उसके बाद में है GAC और CCU, यहाँ 4 ही कोड दे रखे हैं तो 4 अमीनो एसिड जुड़ेंगे। अपन साथ में मैच भी करते चलें तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, अमीनो एसिड 8 जुड़ेगा, GAA वाला। तो अब देखो पहले में AA4, AA6, AA3, AA8 एक ही ऑप्शन है, AA8 फिर AA5 मैंने आपको बताई, बाकी 2 भी देख लो। अगला क्या है, GAC देखो ये रहा फर्स्ट नंबर पर है तो अमीनो एसिड फर्स्ट वाला आएगा। उसके बाद क्या है CCU जो है 3रे नंबर पर है, ये रहा CCU, तो ये रहा, तो ये 3rd नंबर पर आएगा। मतलब अपने को mRNA 1 को देखना है और उससे mRNA 2 की अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनानी है। तो AA8 फिर AA5 फिर AA1 हो जाएगा और AA3 हो जाएगा, ये सीक्वेंस आएगी। ये कैसे निकाला अपन ने, पहले जो mRNA 1 दे रखा है उसकी कोडिंग कर लो और उसके साथ अमीनो एसिड को मैच कर लो, पहला कोड दूसरा कोड, ऐसे 8 कोड दे रखे। अब mRNA 2 के अंदर जो कोड दिए हुए वो मैच कर लो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, वही वाला अमीनो एसिड यहाँ भी आएंगे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हुआ, डी होगा, डी आंसर होगा। और डी कैसे आया है वो चीज समझने वाली बात है। थोड़ा सा ये तो ट्रांसलेशन की चीजें हैं, एक mRNA की सीक्वेंस दी है और अपने को दूसरे mRNA की सीक्वेंस पूछी गई है और कोड इनमें कॉमन ही है। जो mRNA 2 में कोड है वो mRNA 1 में भी है, तो अपन mRNA 1 से कौन से कोड से कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है वो पता कर लें और फिर mRNA 2 में उसी सीक्वेंस को अरेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा पार्ट और इसका हम आराम से एक सीक्वेंस बना सकते हैं। ये सीक्वेंस आएगी कौन सी, लास्ट वाली, AA8, AA5, AA1 और AA3। इसका आंसर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है ये भी एनसीईआरटी से ही लिया है और डायग्राम देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चीन रेगुलेशन से है, लेकोप्रोन से है। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। एनसीईआरटी में हमें जिन रेगुलेशन के नाम से लेकोप्रोन समझा रखा है, लेकोप्रोन का ही डायग्राम मैंने लिया है और इसमें अपने को लेबलिंग करनी है। ये कुछ चीज़ें जैसे यहाँ एक तो दिखा रखा है ये 1 है, फिर उसके बाद में और कहाँ है, देखो ये 2 दे रखा है, ये 3 है और ये 4 है। 4 चीज़ें अपने को रिकॉग्नाइज करनी। लेकोप्रोन की ये जो 2 डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हैं, आपने को इन दोनों को पहले पहचानना भी है। ये 2 कंडीशन है। आप देखिए यहाँ देखिए आई जीन है, ये हम जानते हैं रेगुलेटर जीन है और ये रिप्रेसर mRNA बनाता है और ये जो है आई जीन से बनता है रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पर बाइंड हो जाता है। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्टिंग द ऑपरॉन। मतलब ये जीन क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। ये कब है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तब ये क्या रहेगा, ऑफ। ये ऑफ कंडीशन है। जब लैक्टोज नहीं होता है तो रिप्रेसर का जो mRNA, रिप्रेसर जीन है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, वो लगातार mRNA बनाता है और रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर पर जुड़ जाता है और ऑपरेटर पर जुड़ने का मतलब है स्विच ऑफ माना जाता है। RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर जुड़े नहीं जुड़ेगा और
आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर पर जुड़ेगा ही नहीं तो ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, mRNA नहीं बनेंगे। अब ZYA ये 3 जीन हैं जो 3 एंजाइम बनाते हैं। सेकेंड स्टेज है, सेकेंड जो कंडीशन है उसमें देखो इसके अंदर भी वही रिप्रेसर बन रहा है और ये बना रिप्रेसर, लेकिन इस बार अगर लैक्टोज अवेलेबल है, ये जो सेकेंड जो दे रखा है ये लैक्टोज है, ये चीज जो है ये लैक्टोज है, ठीक है, ये लैक्टोज है। लैक्टोज आकर रिप्रेसर से जुड़ा और ये इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया। अब ये जाकर के ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होता। ऑपरेटर पर जब बाइंड नहीं होगा तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आराम से बाइंड होगा और तीनों जीन के ट्रांसक्रिप्शन से एक एमआरएनए कॉमन बनेगा। फिर लेक जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेक वाई से बनेगा परमीज और लेक ए से बनेगा ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा? जब लैक्टोज अब अवेलेबल है, इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की प्रेजेंस में ये ऑन हो जाता है, एब्सेंस में ऑफ हो जाता है। जीन रेगुलेशन का एक सिंपल सिस्टम है, ऑन ऑफ का सिस्टम, ठीक है। ZYA जीन क्या क्या बनाते हैं इस पर क्वेश्चन आता है। तो लेक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। परमिएज जो होता है वो लैक्टोज की एंट्री में हेल्प कराता है, लैक्टोज इजीली ऐसे ही नहीं आ जाएगा अंदर। और ट्रांसएसिटाइलेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। रिप्रेसर लगातार बनेगा। अब उस रिप्रेसर से लैक्टोज अगर अवेलेबल है तो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देता है और लैक्टोज को अपन यहाँ इंड्यूसर कहते हैं क्योंकि उसने आकर के जीन को ऑन करवाया, तो ये इंड्यूसर कहलाता है, ठीक है। अब अपन इनको मैच कर लें तो पहला 1 क्या है? रिप्रेसर और 2 अपना इंड्यूसर है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा क्या आएगा। तो 1 जो है रिप्रेसर, 2 इंड्यूसर यहाँ आ रहा है, 2 इंड्यूसर 1 रिप्रेसर इसमें भी है। थर्ड कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, एंड इंड्यूसर मतलब वो लैक्टोज, तो हमारा आंसर बैठेगा फोर्थ वाला। थर्ड वाला जो है, क्योंकि इसमें आप देखो फोर्थ में लिख रखा है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड यहाँ लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है, और यहाँ उल्टा कर रखा है। तो यहाँ पर डी जो आंसर है, डी में 1 तो हो गया रिप्रेसर, ठीक है, 2 हो गया इंड्यूसर, मैच करने सही ढंग से। थर्ड वाला पॉइंट क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। थर्ड वाला जो है, थर्ड कहाँ गया? ये रहा, ये थर्ड है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। और फोर्थ वाला इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है। इस ऊपर वाले में ये रिवर्स हो गया, इसलिए आंसर हमारा डी रहेगा। क्लियर, ठीक है। जीन रेगुलेशन लेक ऑपरॉन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। ये भी लेक ऑपरॉन से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन दिया है। द accessibility of promoter region of a prokaryotic DNA in many cases regulated by interaction of protein with the sequence termed as। देखो इसको क्या है, सीधा सीधा काम है, लेकिन इसको एनसीईआरटी ने घुमा फिरा के लिखा है। असेसिबिलिटी का मतलब है पहचानना, ठीक है। प्रमोटर रीजन, प्रोकैरियोटिक डीएनए के प्रमोटर रीजन को एक्सेस करना यानी कि पहचानने का काम इस बात पर डिपेंड करता है कि कुछ एसेसरी प्रोटीन का ऑपरेटर के साथ क्या रिलेशन है। जैसे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये एसेसरी प्रोटीन, तो रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर पर बाइंड किया हुआ है तो डीएनए प्रमोटर रीजन का, प्रोकैरियोटिक डीएनए का प्रमोटर रीजन एक्सेस नहीं होगा, उस पर एंजाइम बाइंड नहीं होगा। मतलब प्रमोटर रीजन पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कुछ प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ये प्रोटीन कौन सा? रिप्रेसर। तो रिप्रेसर प्रोटीन का ऑपरेटर से इंटरेक्शन डिसाइड करेगा कि प्रमोटर पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा। इस लाइन का मीनिंग ये है। तो यहां पर कौन सी सीक्वेंस? ऑपरेटर, मतलब इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म्ड एज ऑपरेटर। ऑपरेटर सीक्वेंस से प्रोटीन का इंटरेक्शन ये डिसाइड करेगा कि प्रमोटर रीजन विल बी एक्सेसिबल और नॉट, ठीक है। एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है, इसको भी समझ लीजिएगा, साथ साथ में कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऑपरेटर और रिप्रेसर के इंटरेक्शन से डिसाइड होगा कि प्रमोटर रीजन पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। ये भी लेक ऑपरॉन के ही कुछ स्टेटमेंट हैं जिसके थ्रू हम कुछ बेसिक बातें ध्यान रखें। नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना अपने को। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इंड्यूसर लेक ऑपरॉन विल बी ऑफ बिकॉज ऑफ ग्लूकोज इफेक्ट। देखो लेक ऑपरॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेगुलेशन होते हैं। अब ये ध्यान रखना कि लेक ऑपरॉन जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेगुलेशन शो करता है। अब लेक पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन किसको कहते हैं, थोड़ा ये भी समझ लें।
पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, अगर कोई चीज डीएनए पर बाइंडिंग से ध्यान रखना, इफ एनीथिंग बाइंड्स ऑन डीएनए एंड इट्स बाइंडिंग स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन, अगर कोई चीज आकर डीएनए पर बाइंड हो और उससे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए तो नेगेटिव रेगुलेशन, और अगर कोई चीज आकर डीएनए पर बाइंड हो और उससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव पॉजिटिव, डीएनए पर बाइंडिंग से ट्रांसक्रिप्शन का क्या रोल रहा, ट्रांसक्रिप्शन का क्या स्टेटस रहा, उससे तय करते हैं। इफ बाइंडिंग ऑफ एनीथिंग ऑन डीएनए स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन इट इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। जैसे कि होता है रिप्रेसर में, रिप्रेसर प्रोटीन जब भी ऑपरेटर पर जाकर बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, तो रिप्रेसर से होने वाला रेगुलेशन हमेशा क्या होगा, ये होगा नेगेटिव रेगुलेशन। एनसीईआरटी मेनली तो नेगेटिव रेगुलेशन को ही डिस्कस करती है, पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए उन्होंने लिख दिया ये आपके सिलेबस से बाहर की चीज, बट पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है। पॉजिटिव रेगुलेशन होता है CAP कैप प्रोटीन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ये प्रमोटर पर जाकर लगता है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। एक्चुअली CAP कैप जो है छोटा सा प्रोटीन है जो प्रमोटर पर जाकर लगेगा, और जब ये बाइंड होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड होगा। अब चाहे ऑपरेटर का स्विच ऑन हो ऑफ हो बात की बात है, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज तभी बाइंड होगा जब कैप प्रोटीन लगेगा। और कैप प्रोटीन जो होता है CAP कैप जो है सेल में CAMP से बनता है, CAMP साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो कैप बनेगा, और फिर ये जो है CAMP और कैप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के इनवर्स होते हैं, ग्लूकोज के, यानी कि अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो CAMP और कैप नहीं बनेंगे। ग्लूकोज की तरफ से भी एक रेगुलेशन है और एक लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों की कंसंट्रेशन यहां डबल रेगुलेशन करती है। लैक्टोज तो क्या कर रहा है, रिप्रेसर को रोक देता है, ठीक है। ग्लूकोज का रिवर्स है, अगर सेल में ग्लूकोज ज्यादा है तो ग्लूकोज CAMP का लेवल डाउन कर देता है। CAMP का लेवल डाउन हुआ तो कैप नहीं बनेगा, कैप नहीं बनेगा तो लेक ऑपरॉन स्टार्ट नहीं होगा। तो ग्लूकोज अगर ज्यादा है तो लेक ऑपरॉन को शुरू करना भी नहीं है और वो स्टार्ट होता भी नहीं है, ठीक है। ये देखो अगला ऑप्शन देखो, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लेक ऑपरॉन इन ई कोलाई इज ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ CAMP। बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का CAMP का जो नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव जो इफेक्ट है, इस वजह से पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। अब अगर देखो कैप अगर बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और कैप जब आके बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो कैप की बाइंडिंग से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसलिए कैप का रेगुलेशन तो पॉजिटिव है और रिप्रेसर का रेगुलेशन नेगेटिव है। लेकिन कैप की बाइंडिंग किस पे डिपेंड कर रही है, ग्लूकोज के इनवर्स, तो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है पहला भी, और ये भी सही है। नाउ पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लेक ऑपरॉन इन ई कोलाई इज ड्यू टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वाई जीन कोड्स फॉर परमीएज व्हिच हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल ठीक बात है। वाई जीन परमीएज को बनाता है और ये बीटा गैलेक्टोसाइड की एंट्री को हेल्प करता है। बीटा गैलेक्टोसाइड का मतलब है लैक्टोज। एनसीईआरटी ने लैक्टोज की जगह बीटा गैलेक्टोसाइड लिखा, बात है कि वाई जीन परमीएज बनाता है जो लैक्टोज की एंट्री में हेल्प करता है। लैक्टोज को आप बीटा गैलेक्टोसाइड भी कह सकते हो, बीटा गैलेक्टोसाइड बोलना, गैलेक्टोसाइडेज नहीं, वो तो एंजाइम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी वाला। तो पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन इससे समझ लीजिएगा, ठीक है। किसी के डीएनए पर बाइंड होने से ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना पॉजिटिव रेगुलेशन है, और लेक ऑपरॉन में कैप और ग्लूकोज के थ्रू होता है। किसी के डीएनए पर बाइंड होने से ट्रांसक्रिप्शन का रुकना नेगेटिव रेगुलेशन है, और ये रिप्रेसर से होता है, ठीक है। और इसी रिप्रेसर को बाद में लैक्टोज आके रोकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी लेक ऑपरॉन से ही रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू डी। ग्लूकोज और लैक्टोज में बाइंड विद रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट। कभी भी ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी पूछा कि क्या ग्लूकोज और लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड हो सकते हैं, नहीं, ये कभी नहीं। रिप्रेसर से हमेशा बाइंड कौन होगा, लैक्टोज, इंड्यूसर। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज की रिप्रेसर से बाइंडिंग नहीं होती, ये साइट स्पेसिफिक बाइंडिंग है जो इनकी नहीं होती, इसलिए ग्लूकोज गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह काम नहीं करते। In the absence of lactose, the repressor binds to the operator region, ठीक है। अगर लैक्टोज की एब्सेंस में रिप्रेसर जो है ऑपरेटर रीजन पर बाइंड करेगा, बिल्कुल करेगा। जब लैक्टोज नहीं है तो जाके ऑपरेटर पे तो बाइंड करता है।
जेड जीन कोड्स फॉर परमिएज ना, अभी तो बताया ना, वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज, जेड तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, गलत। दिस इज इल्यूसिटेड बाय जेकब मोनार्ड, जेकब और मोनार्ड ने लेक ऑपरोन डिस्कवर किया था। ये भी से इल्यूसिटेट करने का मतलब, ये भी टर्म एनसीईआरटी की, इल्यूसिटेट का मतलब है डिस्कवरी, ठीक है। तो बी और डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट अपने को देखना है, तो बी और डी करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी जीन रेगुलेशन से रिलेटेड एक जनरल स्टेटमेंट है। आपको जीन रेगुलेशन में हमेशा बताया जाता है कि दो तरह का रेगुलेशन होता है, इंड्यूसेबल एंड रिप्रेसेबल। दो तरह के ऑपरोन है, इंड्यूसेबल और रिप्रेसेबल। जो कैटाबोलिक एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करता है इंड्यूसेबल, और जो एनाबोलिक होती हैं उनको रिप्रेसेबल, ठीक है। दोनों तरह की चीजें हैं कैटाबोलिक एनाबोलिक के लिए। तो इसीलिए लेक ऑपरोन को हमने दो तरह से डिवाइड किया था, इंड्यूसेबल ऑपरोन और रिप्रेसेबल ऑपरोन। इंड्यूसेबल ऑपरोन को एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखा, लेक ऑपरोन वो कैटाबोलिक होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो कैटाबोलिक जीन होते हैं, देखो जीन दो तरह के हैं, सीधी सी बात ध्यान रखिएगा कि रेगुलेशन की अगर हम बात करें, जीन रेगुलेशन, तो जीन रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के जीन हैं, ठीक है। एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ये ऑलवेज ऑन रहते हैं, इनको आपको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। और एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। ये ऑन भी किए जाते हैं, ऑफ भी किए जाते हैं, और ये जो जीन होते हैं दे रिक्वायर रेगुलेशन, दे रिक्वायर रेगुलेशन, इनको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन दो तरह के होते हैं, इंड्यूसेबल जीन होते हैं और रिप्रेसेबल होते हैं, ठीक है। इंड्यूसेबल जो होते हैं ये जीन ज्यादातर टाइम ऑफ रहते हैं और कभी कभी ऑन होते हैं। रिप्रेसेबल जीन ज्यादातर टाइम ऑन रहते हैं और ये कभी कभी ऑफ किए जाते हैं, उल्टा है, ठीक है। इंड्यूसेबल जीन ज्यादातर टाइम ऑफ रहते हैं, कभी कभी ऑन होते हैं। रिप्रेसेबल ऑन ज्यादा रहते हैं, ऑफ कम होते हैं। ये जो होते हैं ये कैटाबोलिक होते हैं, कैटाबोलिक एक्टिविटी में काम आते हैं, और ये एनाबोलिक एक्टिविटी में काम आते हैं। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, देखिए ब्रेकडाउन का काम है, तो कैटाबोलिक एक्टिविटी में ब्रेकडाउन का काम है। तो ब्रेकडाउन का काम तभी होगा जब आपका जो सबस्ट्रेट अवेलेबल है, वो सबस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल होगा, तभी ब्रेकडाउन, तभी तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो जो कैटाबोलिक एंजाइम बनाने वाले जीन हैं वो हमेशा इंड्यूसेबल होते हैं, क्योंकि वो एंजाइम आपको तभी चाहिए जब सबस्ट्रेट अवेलेबल है, इसलिए ज्यादातर टाइम ऑफ रहते हैं, जब सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है तब ऑन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रेसेबल जीन जो हैं, रिप्रेसेबल में एनाबोलिक पार्ट है, सिंथेसिस का पार्ट, तो इसमें जो एंजाइम है, जो सिंथेसिस है वो तो लगातार होता है, और सिंथेसिस जब लगातार होता है तो इनके जीन भी ऑन रहेंगे। तो इनके जो जीन जो एनाबोलिक एक्टिविटी में काम आते हैं वो एंजाइम लगातार चाहिए, तो इनके जीन भी ज्यादातर टाइम ऑन रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर टाइम ऑन रहते हैं, और वो कभी कभी ऑफ होते हैं। जब कभी भी सिंथेसिस की जरूरत नहीं होती तब ऑफ कर देते हैं कभी कभार, बाकी सिंथेसिस हमेशा चलता है तो ये ऑन रहते हैं। इंड्यूसेबल रिप्रेसेबल का रिवर्स प्रोसेस है। एक्चुअली क्या, देखो अब इस पूरे प्रोसेस को अब पढ़ोगे तो देखो साफ लिख रखा है, इंड्यूसेबल ऑपरोन सिस्टम यूजुअली अकर्स इन, कौन से पाथवे, इंड्यूसेबल वाला किस में, कैटाबोलिक पाथवे, अकर्स इन कैटाबोलिक पाथवे। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल सर्व एज, कैटाबोलिक में जो सबस्ट्रेट होता है वो जब आता है तब ऑन होता है, और सबस्ट्रेट खुद आके ऑन करवाता है, तो वो जो सबस्ट्रेट है वो क्या कहलाता है यहां पर, इंड्यूसर, ठीक है। टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम नेसेसरी फॉर देयर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के लिए खुद वही आकर के एक्टिवेट करता है। जीन फॉर इंड्यूसेबल ऑपरोन आर यूजुअली स्विच्ड, ज्यादातर टाइम ऑफ रहते हैं, एंड रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड इन, और जो ये ज्यादातर टाइम ऑफ रहते हैं, और जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो एक्टिव बनता है। रेगुलेटर जीन से जो रिप्रेसर बनता है वो एक्टिव बनता है और जाके ऑपरेटर पर बाइंड कर जाता है और उसको ऑफ कर देता है, और ज्यादातर टाइम ये ऑफ रहते हैं, क्योंकि इन एंजाइम की जरूरत तभी रहेगी, कैटाबोलिक पार्ट है, जब सबस्ट्रेट अवेलेबल है जिसका ब्रेकडाउन होना है, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट जब आएगा उसको कहेंगे इंड्यूसर, और वो आकर के ऑन करेगा, तब तक तो ऑफ रहेंगे, और ऑफ कौन करेगा, जब रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर पर बाइंड हो जाएगा, लेक ऑपरोन की तरह। तो इसमें अब आप देख लो, फर्स्ट वाले में तो कैटाबोलिक आना चाहिए,
एनाबॉलिक, ये दो है, सी और डी में से देख लेते हैं। सेकंड वाला इंड्यूसर है, तो सी आंसर बनता है इसका, ठीक है, कि इंड्यूसर और ये ऑफ और ये एक्टिव। तो जीन रेगुलेशन कॉन्स्टिटेटिव जीन का कभी नहीं होगा, नॉन कॉन्स्टिटेटिव जीन का जीन रेगुलेशन होता है, ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। ऑन ऑफ और यहाँ कैटाबोलिक एनाबोलिक के हिसाब से दो तरह के जीन है, इंड्यूसेबल जीन और रिप्रेसेबल जीन। समझ में आ गई बात? आंसर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब जीन रेगुलेशन के बाद इस चैप्टर के एंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, म्यूटेशन जैसी चीजें हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्विंग सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर एज अ प्रोब। बड़ी सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस की सही सीक्वेंस बतानी है जिसमें सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है, रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब भी लेंगे, तो पूरा फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस आपको क्लास में डिटेल से पढ़ाया भी जाता है। तो उसका जो हमारा तरीका रहता है सबसे पहले क्या होता है, देखो फिंगरप्रिंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है कि जो सैंपल आपको मिलता है उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर उस डीएनए में उसको जरूरत हुई तो पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करेंगे ताकि मिनी सैटेलाइट काटा जा सके, आरएफ। फिर जो टुकड़े किए उनका इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे, इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद डीनेचुरेशन करते हैं, और डीनेचुरेशन के बाद सदर्न ब्लॉटिंग से उन सारे टुकड़ों को मेम्ब्रेन पर ले आते हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेन पर फिर हम रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब यूज करते हैं ताकि जहां जहां भी मिनी सैटेलाइट होते हैं वहां वहां प्रोब बाइंड हो जाते हैं, और वहीं से फिर एक्सरे फिल्म पर हमें वो बैंड्स दिखाई देते हैं एज ए डीएनए फिंगरप्रिंट। इस तरह की एक सीक्वेंस होती है। पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस तो काफी बड़ा है, लेकिन बेसिक सीक्वेंस यही रहती है। हमें जो चीजें दी अब इनको हमें अरेंज करना है, तो अगर हमें सीक्वेंस का फ्लो याद है तो अरेंज कर लेंगे। देखो, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, ये तो बहुत लास्ट की बात है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहला काम तो यही होता है, ये तो पहली स्टेप होनी। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज, ये सदर्न ब्लॉटिंग है। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये भी लास्ट का काम है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो डीएनए आइसोलेट किया, उसके बाद हम डाइजेशन करेंगे, डीएनए के टुकड़े करेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरोसिस से सेपरेट करेंगे, तो तीसरी स्टेप ये आनी चाहिए हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सदर्न ब्लॉटिंग आएगा, तो ये आ गया चौथा पार्ट आपका। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर आ गए, उसके बाद क्या होगा, अब हम वीएनटीआर के प्रोब डालेंगे रेडियो एक्टिव, तो ये पांचवी स्टेप हो गई। प्रोब डालने के बाद क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज, जो ये फोर्थ स्टेप है कि अब हम ऑटो रेडियोग्राफी से उसको पता करेंगे। ये 6 स्टेप, 6 स्टेप दिए, अरेंज इस तरह से करनी। सेकंड वाला ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये लास्ट। तो आप देखो इसमें कौन सा आ रहा है, सेकंड, 6, 5, 3, ये पूरा सही बनेगा, सेकंड आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस का एक ब्रीफ पार्ट था कि सीक्वेंस में सारा काम किया जाता है, सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड एक और पार्ट लेते हैं। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट डीएनए का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बड़ा रोल है। सैटेलाइट डीएनए का वो इनएक्टिव पार्ट है जिसमें कोई जीन नहीं है, जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। इनके अंदर बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए हैं जिसमें मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ये सारे, और ये ऑर्गेनिज्म में सब में मिलते हैं, लेकिन इनका नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग होता है रिपीटेटिव डीएनए का, और बड़ी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। किसी में कुछ नंबर ऑफ रिपीटेशन का वेरिएशन है, सीक्वेंस सेम है, नंबर ऑफ रिपीटेशन का वेरिएशन है, और जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो उनके नंबर ऑफ रिपीटेशन में, ठीक है। तो ये केवल आपको रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन दिया है। दिस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल। एक पर्सन की सारी सेल में सेम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, लेकिन जो एक पर्सन में होगा फिर वो दूसरे में नहीं होता, अलग अलग पर्सन में अलग अलग, और एक पर्सन की सारी सेल में सेम होगा, और ये पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में इनहेरिट भी करता है। इसीलिए तो हम ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और यहाँ पैटर्निटी टेस्टिंग भी हो जाती है कि हम आराम से इनको पहचान सकते हैं कि ये इनका चाइल्ड है या नहीं है। सैटेलाइट डीएनए की यही खास बात है। डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड इज सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन सारी पॉपुलेशन में सेम नहीं होते, इनमें नंबर ऑफ रिपीटेशन का डिफरेंस होता है, ये तो सही नहीं है। कोड्स फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, ये तो कुछ काम ही नहीं करते। कोड्स फॉर प्रोटीन नहीं, तो इसका तो खैर वैसे ही दिख रहा पहला आंसर है। सैटेलाइट डीएनए ध्यान रखना, ये अच्छी खासा रिपीटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं,
लेकिन 1% की सारी सेल आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है तो उनमें सेम मिलता है, और 1% में ही सेम मिलेगा, फिर वैसा दूसरे पर्सन में नहीं मिलेगा, दूसरे हर पर्सन में डिफरेंट होगा। लेकिन 1% की अपनी सारी सेल का सेम पॉलीमॉर्फिज्म, इसीलिए तो हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं कि उस पर्सन की अगर कोई सेल क्राइम प्लेस पर मिली तो उससे हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर्स में ये अलग अलग रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सैटेलाइट डीएनए की यही खास बात है और इसी वजह से इसको हम फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ही कुछ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं which is not correct regarding DNA fingerprinting. The basis of DNA fingerprinting is high degree polymorphism in sequence. बिल्कुल ठीक बात है, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म ही तो लेते हैं। एलेक्स जेफरी यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब, बिल्कुल ठीक बात है, एलेक्स जेफरी ने टेक्निक बनाई थी। दैट शोज मिनिमम डिग्री नहीं आएगा, मिनिमम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मैक्सिमम डिग्री आएगा, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, मिनिमम नहीं आना चाहिए। मिनिमम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड वीएनटीआर, ये भी गलत है, मिनिमम नहीं आएगा। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट आप मैच कर सकते हो, मैक्सिमम, हाई डिग्री। वीएनटीआर वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 kb, ये तो वीएनटीआर की साइज है, अपने को भी याद रखनी है, 0.1 से लेकर 20 किलो बेस पेयर तक का हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो खैर सही है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बी और सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है कि बी और सी जो है ये करेक्ट नहीं होंगे। क्लियर, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग की बेसिक बातें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर की बात करें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें एनसीईआरटी में दिया है और जो एनसीईआरटी में दिया है बस हमें वही ध्यान रखना है। इसके अंदर ह्यूमन के पूरे 24 क्रोमोसोम की स्टडी की गई, 23 के अलावा फिर एक वाई क्रोमोसोम और था, 24 क्रोमोसोम, ठीक है। बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था, 13 ईयर लगे 1990 से लेकर 2003 तक, और $1 बिलियन का इसमें खर्चा भी आया, लेकिन इससे कई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। उसके अंदर देखिए वर्किंग मेथोडोलॉजी जो थी उसकी, उसमें दो बड़े काम थे। एक तो हर क्रोमोसोम के डीएनए को निकालकर उसके डीएनए की पूरी सीक्वेंसिंग करना, एक एक क्रोमोसोम का डीएनए निकाल के एक कोने से दूसरे कोने तक कंप्लीट सीक्वेंसिंग, चाहे उसमें कुछ काम का हो चाहे नहीं हो, कोडिंग नॉन कोडिंग जीन है नहीं है सब बाद में पता करेंगे, एक बार तो पूरी सीक्वेंसिंग करना, ठीक है। ये पहला काम था, इसको सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। और उसके बाद हम इसमें जीन आइडेंटिफाई करेंगे। जीन आइडेंटिफाई करने का जो काम है ये कहलाता है ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब ये डीएनए की वो सीक्वेंस है जिससे प्रोटीन बनता हो, यानी कि वो जीन होते हैं, ओके। ये दो चीजें हैं, दोनों की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी है, सीक्वेंस एनोटेशन एंड ईएसटी। अब इनकी डेफिनेशन पर क्वेश्चन आता है, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contain all coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with the functions। मतलब पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करना, कोडिंग नॉन कोडिंग सबकी, उसके बाद उन सीक्वेंस के फंक्शन ढूंढना, ये काम क्या कहलाएगा, ये है सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, कंप्लीट सीक्वेंसिंग। और अगर ये पूछा जाता कि दो सीक्वेंस विच एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, तो वो क्या कहलाएंगे, ईएसटी। ये वो सीक्वेंस, ईएसटी तो जीन होते हैं, तो पहले सीक्वेंस एनोटेशन करेंगे उसके बाद जीन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। एसईटी एज सच, एसईटी का एनसीईआरटी में अपना कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है। एसएनपी जरूर है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये ऐसे हैं, ऐसी सीक्वेंस जो एक एक न्यूक्लियोटाइड में डिफर करती है। 1.4 मिलियन लोकेशन हमारे जीनोम में ऐसी भी सीक्वेंस है 1.4 मिलियन जो पूरी सेम है लेकिन एक एक बेस पेयर में डिफर करती है, उनको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये म्यूटेशन से बनती हैं और इनका ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी में बड़ा रोल होता है। हालांकि इस इवोल्यूशन की स्टडी कैसे करते हैं इनसे, वो अपने सिलेबस से बाहर की चीज है, लेकिन इनका ये नाम और इनका कितने नंबर हैं ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस एनोटेशन की डेफिनेशन एनसीईआरटी के लैंग्वेज में, और ये अक्सर पूछी भी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ ह्यूमन जीनोम के ही कुछ रिजल्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं और वो भी पूछे जाते हैं, तो अपने को याद रख लें, थोड़ा रिकॉल कर लें कि व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। अब इस स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है क्या, देखो अभी पिछले 1-2 साल की जो एनसीईआरटी है उसमें उन्होंने सही करके बेसेस पेयर किया है, लेकिन इससे पहले की जो एनसीईआरटी है वो बेसेस ही लिखती है, ठीक है। तो इसलिए अभी भी जो पुराने क्वेश्चन दिखेंगे आपको वो बेसिस लिखे हुए मिलेंगे, और ये स्टेटमेंट सही माना जाता है क्योंकि पहले ही बेसिस ही लिखा था। देखो अब डीएनए की लेंथ बेस पेयर में मेजर होती है, अगर आप बेस पेयर लिखते हो तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करो आमने सामने तो बेस पेयर हो गया, और अगर खाली बेसिस लिख रहे हो तो एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हो, लेंथ उतनी रहेगी, वो एक स्ट्रैंड हो जाता है और कुछ भी नहीं है।
तो बेसिस लिखा रहता था तो हमेशा कंफ्यूजन रहता था, तो अब एनसीईआरटी ने उसको सही करके बेस पेयर कर दिया है। तो अब जो आपके नए क्वेश्चन आएंगे उनमें अगर ये स्टेटमेंट आया तो बेस पेयर ही आना है, ठीक है। तो इसको पेयर ही मानना, पेयर भले ऐड कर लो, बाकी ये सही माना जाएगा। कई क्वेश्चन में आपको ये सही दिखेगा स्टेटमेंट और आप कहोगे हमारे एनसीईआरटी में तो पेयर लिखा है। पेयर तो अब आया है 1-2 साल से, पहले तो बेसिस ही लिखा था, इसलिए वो क्वेश्चन पुराने चले आ रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम 1 है फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन एंड वाई है उल्टा कर दिया। क्रोमोसोम 1 में तो मैक्सिमम जीन होते हैं, क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन, और वाई क्रोमोसोम में होते हैं 231। ये स्टेटमेंट गलत है, रिवर्स लिख दिया है। Scientists have identified about 1.4 million locations where more than one basis of differences called MNP multinucleotide polymorphism occur। अभी तो मैंने आपको बताया था ये कि ये 1.4 मिलियन जो है SNP है, और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में मोर देन वन बेस का डिफरेंस नहीं है, सिंगल बेस का डिफरेंस है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई हुई है जो सिर्फ एक बेस पेयर में डिफर करती है, और उसको SNP SNPs कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ये सही है। पूरे जीनोम का केवल 2% हिस्सा है जो प्रोटीन बनाता है, जीन है। 98% के आसपास डीएनए यूजलेस है हमारा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ तो सही है, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सेकंड और थर्ड करेंगे। ये फर्स्ट वाला मैंने इसलिए आपको ये जानबूझ कर रखा है कि आपको ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दिखें जिनमें बेसिस लिखा और करेक्ट दे रखा हो, ठीक है। पहले क्योंकि बेसिस ही था, अब लेकिन जो नए क्वेश्चन आएंगे उसमें बेस पेयर ही आएगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी ने भी पेयर कर दिया। ये ध्यान रखना है आपने, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन म्यूटेशन के ले लेते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस्ड इनहेरिटेंस दोनों में दे रखा है, ठीक है। म्यूटेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, म्यूटेशन की जनरल बातें अपने को आनी चाहिए। म्यूटेशंस आर डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन, सारा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन म्यूटेशन से होता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन म्यूटेशन से होता है। यूगो डी वेरीज का कंसेप्ट है पूरा, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ये सही है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड हॉटस्पॉट, ना गलत। इसको तो क्या कहते हैं, ये म्यूटॉन की डेफिनेशन है। डीएनए की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें म्यूटेशन पॉसिबल है वो म्यूटॉन कहलाता है। हॉटस्पॉट भी म्यूटेशन से रिलेटेड टर्म आपको कम ही सुनने में आएगी, मतलब डीएनए के वो रीजन जहां म्यूटेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं, वो अलग चीज है। इतना डिटेल में म्यूटेशन अपने है नहीं, बट ये म्यूटॉन है, ठीक है। मिनिमम डीएनए लेंथ जिसमें म्यूटेशन पॉसिबल है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन म्यूटॉन। अगला देखो, म्यूटॉन इज 1 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, बिल्कुल सही। म्यूटॉन मिनिमम लेंथ है, तो मिनिमम चेंज हम क्या कर सकते हैं, एक बेस पेयर का, तो म्यूटॉन की लेंथ 1 बेस पेयर मानी जाती है। मोस्टली म्यूटेशन आर हार्मफुल, बिल्कुल ठीक बात है। ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल है, रिसेसिव है, कुछ ही म्यूटेशन होते हैं जो बेनिफिशियल बने हैं। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 4 में से आपको ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3 करेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। म्यूटेशन के जनरल कंसेप्ट हैं ये। चलिए और आगे चलते हैं, और ये तो खैर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी 1-2 साल पहले पूछा गया है। म्यूटेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड। What would happen if a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid, gene encoding a polypeptide of 50 amino acid, 25th codon UAU is mutated to UAA? मतलब एक जीन है ये पूरा, जिसमें कितने हैं, 50 कोड हैं, और इससे जो है पॉलीपेप्टाइड बनता है 50 अमीनो एसिड वाला। अब ये कह रहा है कि इसका जो 25th कोड है, ये यहां पर ये जो इसका 25th कोड जो है, ये 25th कोड UAU था, इसमें म्यूटेशन हो गया और ये UAA हो गया। UAA क्या है, स्टॉप कोडोन है। अगर अब इसमें बीच में 25th नंबर पर स्टॉप कोडोन बन गया तो क्या होगा, क्या ट्रांसलेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। अब देखो इनिशिएशन कोडोन तो यहां है AUG, तो ट्रांसलेशन तो चलेगा, स्टार्ट तो होगा, और ये बिल्कुल यहां तक चलेगा। कितने, 24 अमीनो एसिड तो कोड हो जाएंगे ना, उसके बाद 25th वाला स्टॉप कोडोन है तो यहां रुक जाएगा, आगे के नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पॉलीपेप्टाइड ही नहीं बनेगा, बनेगा। अगर म्यूटेशन से जीन के बीच में स्टॉप कोडोन बन जाता है तो आधा अधूरा प्रोटीन बनता है। शुरू से 25th नंबर वाला कोड अगर स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो गया तो 24 अमीनो एसिड की तो सीक्वेंस बनेगी, उसके आगे की नहीं बनेगी।
तो पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 25, 2 कैसे बनेगी? अगला वाला स्टार्ट नहीं होगा, अगले वाले में इनिशिएशन कोडोन कहाँ है? अपन सोचे भाई इसके बाद वाले से बन जाए, तो यहां से नहीं बनेगा, स्टॉप कोडोन, इनिशिएशन कोडोन ही नहीं है। अब पॉलीपेप्टाइड ऑफ 49 अमीनो एसिड, नहीं, ऐसा नहीं है कि एक कोडोन कम हो गया तो बाकी सारे बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनेगा। और 25 अमीनो एसिड वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि 25th वाला तो स्टॉप कोडोन हो गया, तो 24 ही बनेगा, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, म्यूटेशन से अगर स्टॉप कोडोन, ये नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाते हैं। ये कौन सा म्यूटेशन है? ये नॉनसेंस म्यूटेशन है, और 25th नंबर पर एक तरह से नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, स्टॉप कोडोन बन गया, तो 24 अमीनो एसिड वाला पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। अगला, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ काइंड ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। व्हाट इज द काइंड ऑफ म्यूटेशन रिप्रेजेंटेड? हमें म्यूटेशन बताना है। क्रोमोसोम दे रखा है, देखो इसमें जीन है ABCDEFGH। ठीक है, अब म्यूटेशन के बाद ये क्या आ रहा है? ए तो ये रहा, और यहाँ DCB हो गया। देखो ये था BCD था, तो ये उल्टा घूम गया इधर, ई अपनी जगह पर है, FGH अपनी जगह, और सब है। BCD वाला जो हिस्सा है वो रिवर्स होके लग गया। अगर क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा टूट के उल्टा रिवर्स होकर के वापस जुड़ जाए तो इस म्यूटेशन को बोलते हैं इन्वर्जन। समझ गए? अगर कोई सेगमेंट टूट ही जाए तो वो डिलीशन होता है। डुप्लीकेशन में कुछ जीन डबल हो जाते हैं, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन में भी एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जीन की शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम से जीन लॉस हो गया, डिलीशन। अगर कोई सेगमेंट टूट के उल्टा जुड़ गया, इन्वर्जन। अगर एक सेगमेंट कट के दूसरे क्रोमोसोम पर लग गया और वो होमोलोगस है तो जीन डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेशन। और अगर एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे लगा और वो नॉन होमोलोगस है तो वो ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, और अगर दोनों क्रोमोसोम, दो अलग अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेगमेंट इंटरचेंज हो जाए तो उसे कहेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये अलग अलग टाइप के क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। ये जो डायग्राम दिया है ये इन्वर्जन का है। बाकी जो ऑप्शन में क्या क्या दिए मैंने वो भी समझा दिया आपको। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का एग्जाम्पल है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में। ठीक है, कि क्रोमोसोम 9 क्रोमोसोम 22 का एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट। डिलीशन और डुप्लीकेशन भी है। तो ये 3-4 तरह की क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, और ये जो डायग्राम दिया है वो इन्वर्जन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम के न्यूमेरिकल म्यूटेशन से रिलेटेड ये एक और मैच द कॉलम दे रखा है आपको। ठीक है, नंबर चेंज, एन्यूप्लॉइडी एक म्यूटेशन होता है, एन्यूप्लॉइडी, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर में 1-2 क्रोमोसोम का चेंज आ जाता है। ठीक है, अब एन्यूप्लॉइडी में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, देखो, तो वो ट्राइसोमी है, घट जाता है तो मोनोसोमी। मोनोप्लॉइडी तो होता है बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्या है हमारा मोनोप्लॉइडी है यहां पर, ये 5th X। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी होता है एक तो, एक होता है यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी के अंदर 3 है, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो एक सिंगल सेट होना क्या कहलाएगा? मोनोप्लॉइडी। ठीक है, फिर मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या हुआ? एक क्रोमोसोम कम हो जाना, तो 2n-1 होता है मोनोसोमी, ये रहा। नलीसोमी, 2 क्रोमोसोम कम हो जाना, उसको कहते हैं नलीसोमी। ठीक है, ये 2n-2 हो जाएगा। ट्राइसोमी क्या हो गया? एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, बढ़ने को कहते हैं 2n+1। ट्राई क्यों कह रहे? क्योंकि 2 तो हर बार होते ही हैं, एक बढ़ गया तो 3 हो गए, जैसे 21st ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम हो गया। मोनोसोमी में तो एक कम हो गया तो 2n-1, जैसे टर्नर सिंड्रोम X0 वाला। मोनोप्लॉइडी तो सिंगल बेसिक सेट है, जो अपना कई बार इसको हैप्लॉइड नंबर भी कहते हैं, X नंबर होता है। टेट्रासोमी क्या हो जाएगा? 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, एक एक्स्ट्रा आता है तो ट्राइसोमी, 2 एक्स्ट्रा आ जाए और दोनों होमोलोगस होंगे तो 4 एक जैसे क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2n+2 कहेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से अपन इसको पूरा मैच कर सकते हैं। तो इसको अगर अपन मैच करते हैं तो देखो क्या रहना चाहिए, ए कहाँ गया? सीधा 5 पर आया, A5 ये रहा। तो ये ए के 2 ऑप्शन तो आप हटा ही दो, यहाँ बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। A5 2 में है। उसके बाद देखो बी में 1 आ रहा है, बी का 1 ये रहा, ए इसी में आ रहा, तो ए की ऑप्शन से ही जा रहा है आपका ये, या तो B2 हो गया, वैसे भी ये भी गलत हो। तो ये मोनोसोमी, देखो एन्यूप्लॉइडी के अंदर डिक्रीज भी होते हैं, इंक्रीज भी होते हैं। इंक्रीज में एक क्रोमोसोम बढ़े
2n+1 ट्राइसोमी। 2 क्रोमोसोम बढ़े। अब जब 2 बढ़ते हैं ना तो 2 ऑप्शन है कि या तो अलग अलग 2 बढ़े नॉन होमोलोगस, या पूरा होमोलोगस पेयर बढ़ जाए। अब 2 बढ़ रहे हैं और अलग अलग बढ़ रहे हैं, अलग अलग नॉन होमोलोगस, तो उसको कहते हैं डबल ट्राइसोमी, 2n+1+1। और दोनों होमोलोगस बढ़े 2n+2 कहेंगे, वो टेट्रासोमी जो यहां दिखा रखी थी। ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। 2n+1, 2n+1+1, 2n+2। डिक्रीज होंगे तो एक डिक्रीज हुआ मोनोसोमी 2n-1। 2 डिक्रीज हुए और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हैं तो 2n-1-1 डबल मोनोसोमी। ठीक है। और अगर 2 के 2 होमोलोगस ही पूरा पेयर ही डिलीट हो गया तो उसको कहेंगे नलीसोमी 2n-2। समझ गए। एक सिंगल सेट होता है मोनोप्लॉइडी, 2 सेट होते हैं, ये मोनोप्लॉइडी को x कहते हैं, डिप्लॉइडी को 2x कहते हैं, और मोर देन 2x हो जाएगा पॉलीप्लॉइडी। ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल म्यूटेशन है क्रोमोसोम के, ये ध्यान रखना है। ओके। और आराम से मैच कर सकते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। और ह्यूमन में ट्राइसोमी के तो बहुत सारे एग्जांपल है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल। और मोनोसोमी का भी एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट अगला एक और क्वेश्चन म्यूटेशन से रिलेटेड, ये एक और क्वेश्चन है पॉइंट म्यूटेशन। अभी हमने कहा था म्यूटॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? डीएनए में वो सारे चेंज जो एक म्यूटॉन लेवल पर होते हैं, वो सारे चेंज जो सिंगल बेस पेयर लेवल पर होंगे, चाहे कुछ भी हो, वो पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है सिंगल बेस पेयर का चेंज। अब सिंगल बेस पेयर में चेंज क्या क्या हो सकता है कि या तो आप वहां से इस बेस पेयर को हटा दें, डिलीशन, एक और लाके जोड़ दें, एडिशन, या हटाना और जोड़ना एक साथ कर ले तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि एक हटाया और उसकी जगह दूसरा लग गया। तो एक बेस पेयर लेवल पर कोई भी चेंज हो, सारे के सारे पॉइंट म्यूटेशन कहलाते हैं। समझ गए। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करते हो तो दोनों काम एक साथ होंगे एक ही बेस पेयर पे, पहले हटाया फिर जोड़ा, सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए जीन म्यूटेशन में एक तो होता बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी अगर आप प्यूरिन हटा के प्यूरिन जोड़ रहे हो, ट्रांजिशन, सेम ग्रुप को चेंज किया। पायरिमिडिन हटा के पायरिमिडिन जोड़ा, ट्रांजिशन। प्यूरिन हटा के पायरिमिडिन ग्रुप चेंज कर दिया, ट्रांसवर्जन। ये सब बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, सब पॉइंट म्यूटेशन। अगर एक न्यूक्लियोटाइड केवल डिलीट कर दिया, आगे की सारी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक ऐड कर दिया, आगे के भी सारे कोड फिर भी चेंज हो जाएंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वो एडिशन डिलीशन है। ये सब पॉइंट म्यूटेशन है। जितने भी म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर होंगे वो पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, ध्यान रखना। और उसी सिंगल बेस पेयर की उस सीक्वेंस को म्यूटॉन भी कहते हैं, वो यूनिट है। और पॉइंट म्यूटेशन एक पॉइंट पर होने वाला चेंज। तो गेन ऑफ ए सेगमेंट नहीं होगा, डिलीशन ऑफ ए सेगमेंट की तो बात ही नहीं है। पॉइंट म्यूटेशन तो एक पॉइंट एक न्यूक्लियोटाइड पर होगा। अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस, ये क्लियर नहीं है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ये सही है, इसको कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ओके। तो स्टूडेंट, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सेकंड पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन से लेकर आगे के सारे हिस्से के थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिए और उनको डिस्कस करने की कोशिश की। ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, एचएनआरएनए से एमआरएनए की प्रोसेसिंग के क्वेश्चन लिए। उसके बाद हमने जेनेटिक कोड पढ़ा, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन की बात करी हमने, उसके बाद जीन रेगुलेशन, लेकोपरोन की बात डिस्कस की। ठीक है। और उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक पर कुछ बात करी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिजल्ट की बात की है। उसके बाद म्यूटेशन से रिलेटेड भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए। तो इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर के ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको इसमें मेन कई सारी चीजें और कंसेप्ट रिवाइज हुए होंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको और पढ़िए। एनसीईआरटी की ज्यादातर बातें मैंने इंक्लूड करी है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से ही इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।